हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस 2026 के सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग सेट 10 तक लगा दिए थे और हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं उन टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप हमारे पुराने सेट के वीडियो को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप फ्यूचर और स्टडी सेंटर के भी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हम वहाँ पे 2026 से रिलेटेड या आप 2027 मतलब कि किसी भी से कीजिए, वहाँ पे क्या है 20 सेट वहाँ पे भी लगाया था। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आज का पहला प्रश्न बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, मतलब कि जो न्यूट्रॉन है उसका खोज किसने किया था। जे थॉमसन ने किया था, या जीटी जीटी सीबर्ग ने किए थे, या जेम्स चैडविक साहब ने किए थे, या ई रदरफोर्ड ने किया था। किसने न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रॉन होता क्या है। न्यूट्रॉन क्या होता है ना, कि हमारा जो एटम, आप परमाणु के बारे में पढ़े होंगे, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते थे। इसको मतलब कि जो हमारा परमाणु होता है उस परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, और वो 3 मौलिक कण में से दो कण बीच में पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। दो कण कहाँ पाया जाता है, बीच में, जिसको किसके नाम से जानते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किसमें पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होगा। अब हम इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो न्यूट्रॉन है जो इसके नाभिक में स्थित है, इसकी खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक, मतलब कि कौन थे, जेम्स चैडविक साहब थे। उन्होंने क्या किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला है। वही बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको देहाती भाषा में बोला जाता है ईंट पर नाच। क्या बोला जाता है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इससे आप देखिए तो ई से क्या हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, और ट से थॉमसन, ट से क्या हो जाएगा, ट से थॉमसन हो जाएगा। वही बात करें कि प से क्या हो जाएगा, प से प्रोटॉन हो जाएगा, प से प्रोटॉन। वही बात करें कि र से क्या हो जाएगा, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। वही बात करें न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, और च से चैंडविक, च से चैंडविक, च से चैंडविक। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैंडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का सॉरी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैंडविक ने किया था। वही बात करें कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ई रदरफोर्ड ने किया था। वही बात करें कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब ने किया था। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, मतलब कि जो हमारे न्यूट्रॉन होता है इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, इसका पावर क्या होता है, 0 होता है। वही बात करें कि जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। वही बात करें कि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, मतलब कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है कि तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। मतलब कि वैसा तत्व जिनमें नाभिकीय आवेश समान है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, समअवयव बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्रमरक्षी बोलते हैं, या समभारिक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले में ही हम इसके बारे में बात किए थे। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि तत्व जिनमें नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है। यदि उसमें समान द्रव्यमान संख्या मतलब कि उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है। जैसे कि बात करें कि कार्बन, कार्बन दो तरह का था, पता होगा कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और एटॉमिक भार 12 होता है। एक और कार्बन होता है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और 14 होता है। मतलब कि परमाणु संख्या तो सेम है, सॉरी परमाणु संख्या तो सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इसको क्या बोल देंगे, इसको
परमाणु संख्या सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, तो क्या है, परंतु समान द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान समान होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाता है संभारित, सॉरी संभारित, इसका भार समान नहीं हुआ, ये किसका, ये उदाहरण हो गया समस्थानिक का, मतलब कि इसका स्थान देखिए, तो इसका स्थान दोनों जगह पर सेम है लेकिन इसका भार अलग अलग है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, समस्थानिक का हो गया। अब यहाँ पे दूसरा बात करते हैं, दूसरा में क्या करा, समअवयव, समअवयव मतलब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कि बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कार्बन CA4H10, C4H10, ये मानिए कि एक फॉर्मूला है, इसको बनाने का अलग अलग, मतलब कि ये क्या है, समअवयव, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, मतलब कि CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3, और इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH एंड देन यहाँ पे हो जाएगा CH3 और नीचे एक लग जाएगा CH3। अब देखिए 3 6 9 1 10, हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे भी 3 6 और 2 3 6 8 2 10, और कार्बन की बात करें तो कार्बन 4, मतलब कि ये क्या गया, समअवयव के बराबर हो गया। ये एक होता है कि सम न्यूट्रॉनिक, मतलब कि उसमें न्यूट्रॉन समान होता है। अब यहाँ पे लिखा है समभारिक, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसका भार समान होगा। जैसे कि बात करें कि जो कैल्शियम होता है, और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है, और एक होता है क्लोरीन आर्गन, आर्गन, इसका परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार क्या होता है, 20 होता है। तो क्या हो गया, परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु भार से कहते हैं क्या, परमाणु समान द्रव्यमान संख्या हो तो उसको क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में गठन में होता है, मतलब कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में गठन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान में घटाव, द्रव्यमान में बढ़ोतरी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, या बात करें तो द्रव्यमान में बढ़ोतरी या घटाव। मतलब कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन, मतलब कि जो इसका न्यूक्लियन है उसमें होता है, क्या होता है, द्रव्यमान में घटाव, मतलब कि केंद्रक है उसका जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन में, न्यूक्लियन के जब गठन होता है उसके गठन से क्या होता है, द्रव्यमान में घटाव होता है, या द्रव्यमान में बढ़ोतरी होता है, या द्रव्यमान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, या द्रव्यमान में बढ़ोतरी होता है। तो क्या करना है आपको, इसका जवाब बताना कि इसमें क्या होगा। तो जब नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग से सदैव कुछ कम होता है, मतलब कि जब केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में जो होता है ना, मतलब कि केंद्रक का जो न्यूक्लियन होता है उसमें एक तरह का फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, उसकी भार बढ़ जाते हैं, तो न्यूक्लियन के गठन से उसमें क्या होता है, द्रव्यमान में घटाव, घटाव, मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, मतलब कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, मतलब कि उसको गलाना बहुत मुश्किल है। हीलियम को NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक को NH3 को, या CHCl3 को, निम्नलिखित में से किसको गलाना मुश्किल है। तो किसी भी चीज को गलाना कौन सा मुश्किल हो जाएगा, तो वो हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को गलाना क्यों मुश्किल है, इसका गलनांक कुछ क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स लगता है, मतलब कि एक और दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, NaCl में कौन सा फोर्स लगता है, मतलब कि सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक चार्ज, अपना प्लस चार्ज दान करता है किसको, क्लोरीन पे, क्या होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, और ये जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या करता है, सोडियम अपना प्लस चार्ज क्लोरीन को दे देता है, और ये क्या कर देता है, अपने अंतिम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण क्या होता है, NaCl में उच्चतम गलनांक हो जाता है, इसको गलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है,
कौन सा विखंडित होगा, मतलब कि निम्नलिखित में से एक जलीय विलयन से क्या किया जाता है, जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, कौन सा विखंडित हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, या बेंजीन हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या करा, प्रश्न को ठीक से पढ़िए, तो निम्नलिखित में से जलीय घोल में से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित जाता है, मतलब कि आपका मानिए कि हम सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही मट्टी में डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम जलीय घोल में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या करा है, जलीय घोल में डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। तो क्या कर रहे हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को जब हम जल में डालते हैं, मतलब कि जलीय घोल में डालते हैं तो क्या होता है, Ag मतलब कि जो Ag होता है, Ag मतलब क्या होता है, सोना, चांदी को क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं, और सोना को Au बोलते हैं। तो इस पे क्या होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है, NO3 पर माइनस चार्ज। तो ये क्या होता है, जैसे हम इसको जल के अंदर रहते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और नाइट्रेट अलग हो जाता है, मतलब कि जलीय घोल में सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, और जब अलग अलग हो जाता है तो इसको गलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब कि इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोवैलेंस फोर्स। इसके अलावा बात करें कि ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, इस सब के बीच में कौन सा कोवैलेंट फोर्स है, मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, और यदि ये आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जल्दी नहीं गलना, मतलब कि इसका गलनांक उच्च हो जाता है, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का इन सभी में क्या है, जलीय घोल में प्रवाहित विद्युत धारा। तो इसमें क्या होता है, जैसे इससे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग हो जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या होगा, ये सब अलग नहीं होगा, तो ये सब अलग नहीं होगा, वो ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, तो इससे विद्युत प्रवाहित क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, मतलब कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसके घोल में हम क्या करते हैं, और कास्टिक सोडा को घोल का अनुपात के लिए अच्छा सूचक कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, फ्लूरिसीन है, या फेनोफ्थिलीन है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्जेलिक घोल के लिए विरुद्ध का कास्टिक सोडा से। तो आप सूचक के बारे में जानते होंगे, यहाँ पे क्या है, अच्छा सूचक। सूचक अर्थ क्या है, सूचक बेसिकली हमको क्या बताता है, सूचक बेसिकली हमको कोई चीज अम्ल है या क्षार है इस चीज की जानकारी कौन देता है, तो कोई चीज अम्ल है या क्षार है इसकी जानकारी हमको सूचक के माध्यम से पता चलता है। और यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फ्लूरिसीन हो गया, या फेनोफ्थिलीन हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब सूचक है, मतलब कि सूचक अर्थ क्या हो गया कि ये सब के सब हमको बताते जाए कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4, वही बात करें कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। तो ये जो बात करें कि NaOH किसका फॉर्मूला, कास्टिक सोडा का, तो ये जो होता है C2H2O4, मतलब कि ऑक्जेलिक अम्ल ये क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है, क्या होता है, दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल होता है। वही बात करें कि जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बात करें कास्टिक सोडा, तो ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार। और आप पढ़े होंगे कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया से क्या होता है, प्रबल क्षार का निर्माण होता है। जब दुर्बल क्षार और दुर्बल दुर्बल अम्ल मिलता है तो क्या बनता है, दुर्बल पदार्थ बनता है, और क्या प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर क्या होता है, प्रबल। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम वो किससे बनता है, NaOH और HCl, तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्रबल है। लेकिन यह बात करें तो ये दुर्बल है और ये क्या है, एक दुर्बल है और एक प्रबल है। यदि एक दुर्बल है और एक प्रबल है तो इसको करने पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज, फ्लोरिसीन या मिथाइल रेड, ये सब इसको नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा, अचानक ये प्रबल है, ये प्रबल है और ये दुर्बल है, तो इस पे क्या होगा, प्रबल भारी हो जाएगा। और जब इस पे प्रबल भारी हो जाएगा तो प्रबल के भारी होने के कारण क्या हो जाएगा, इसको मतलब कि इसका जो इंडिकेट करवाना है, इसको बताना है कि ये प्रबल है या क्षार है, ये अचानक से दिखाता है कि क्षार है। और डायरेक्ट मतलब कि आप जानते होंगे कि 7 के बाद डायरेक्ट मतलब कि 7 पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, डायरेक्ट उस पे जाता है, तो ये इतना नहीं बता पाता मिथाइल ऑरेंज या फ्लूरिसीन। इसको अच्छी तरह से कौन दिखाता है, तो वो दिखाता है फेनोफ्थिलीन। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेनोफ्थिलीन। अच्छा सूचक है इस सब के लिए, अच्छा सूचक कौन हो जाएगा, तो फेनोफ्थिलीन हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा,
तांबा अवक्षेपित हो जाएगा, लौह अवक्षेपित हो जाएगा, लौह एवं तांबा दोनों अवक्षेपित हो जाएंगे या कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो प्रश्न को सही से पढ़िए। तो प्रश्न में क्या बोला है कि यदि एक लौह तार को मतलब कि एक लोहे के तार को क्या करा कॉपर सल्फेट में एक घोल में रखा जा रहा है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। क्या होता है CuSO4 में हम क्या कर रहे हैं CuSO4 क्या है एक एक्वस है। CuSO4 क्या है एक एक्वस है। उस एक्वस में हम क्या करें लौह तार को डालते हैं। लौह तार को क्या लोहे को किससे क्या फॉर्मूला क्या होता है फेरस। फेरस क्या होता है सॉलिड होता है। मतलब कि एक हम कॉपर सल्फेट के घोल में क्या कर रहे हैं हम लौह तार को डालते हैं तो इससे अभिक्रिया बनेगा। क्या आप जानते होंगे कि जो फेरस होता है इसका अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होता है और यदि इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा इसको विस्थापित कर देगा। इसको विस्थापित करके क्या कर देगा FeSO4 बना लेगा और ये क्या बन जाता है ये एक्वस बन जाता है। और वही बात करें कि जो कॉपर हो गया वो कॉपर अलग निकल जाता है और वो कॉपर अलग निकलता है तो किसके रूप में निकलता है तो सॉलिड के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या क्या कॉपर सल्फेट इसको हटा दिया तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉपर यहाँ से अवक्षेपित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया अवक्षेपित हो गया मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें कलर में भी चेंज आता है। मतलब कि यहाँ पे नीला कलर होता है हल्का नीला कलर होता है और यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाता है हल्का हरा कलर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे कैसा कलर होता है नीला और यहाँ पे कैसा कलर हो जाता है हरा। और आप देखिएगा कि कॉपर सल्फेट के ऊपर हल्का हल्का कॉपर सल्फेट जो होता है उसके ऊपर हल्का हल्का आती का लाल भूरा रंग का एक कलर चढ़ जाता है। वो किसका होता है तो वो कॉपर का ही होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि जो जल का क्वथनांक है क्वथनांक क्या होता है और वाष्पीकरण क्या होता है उसके डिफिनेशन को समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है क्वथनांक मतलब कि कोई भी पदार्थ कितने टेम्परेचर पर उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। और बात करें कि वाष्पीकरण मतलब कि वाष्पीकरण के लिए एक गुप्त उष्मा उसके लिए कोई खास टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन क्वथनांक के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम पर रूप में परिभाषित करते हैं। जल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर मतलब कि एटीएम के रूप में बुलबुले का गठन या वाष्प का निष्कासन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में क्या करा ऑप्शन में करा कि जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब को किस में नापते हैं एटमॉस्फेरिक एटीपी सॉरी एटीएम नहीं होता एटीपी होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे यही करा कि जल के जो क्वथनांक होता है वो किस पे निर्भर करता है तापक्रम किस पे परिभाषित किया जाता है। तो बेसिकली उसके जल के क्वथनांक किस पे बेसिकली निर्भर करता है तो वो एटीपी मतलब कि वायुमंडलीय दाब पर मतलब कि वायुमंडल कितना दाब लगा रहा है उस पे बेसिकली निर्भर करता है। मतलब कि यदि आप मानिए कि हम पृथ्वी पर जल को गर्म करते हैं उबालते हैं या मानिए कि आप क्या करें कि आप जहां रहते हैं वहां पे भात पकाइए मतलब कि चावल को बनाइए और एक पहाड़ पे चढ़ के मतलब कि पहाड़ के ऊपर चावल पकाइए तो जल्दी चावल कहाँ पकेगा क्या कहा जाता है पहाड़ पे मतलब कि ऊंचा स्थल पे। क्यों क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है वो धरती की तुलना में कम लगता है और यदि धरती की तुलना में वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा तो वहां पे क्या होगा जल जल्दी उबलेगा क्वथनांक जल्दी होगा और क्वथनांक जल्दी होगा तो क्या होगा चावल जल्दी बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जल्दी हो जाएगा। बुलबुले का गठन वाष्प का निष्कासन या इनमें से कोई मतलब कि ये सब बातों पर क्या होता है निर्भर नहीं करता। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि जब किसी घोल को एक अर्धपारगमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं प्लाज्मेशन उत्प्रेरणा परासरण या विसरण मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब किसी घोल को मतलब कि कोई घोल को क्या करते हैं अर्धपरागमय मतलब कि आप जानते हो कि जो हमारा सेल है कोशिका है वो क्या है अर्धपरागमय क्या होता है कि सारे पदार्थ को हमारे कोशिका से बाहर नहीं जाने देता है या सारे पदार्थ को हमारे कोशिका के अंदर नहीं घुसने देता है। अर्थ मतलब कि अर्धपरागमय मतलब कि जो जरूरी चीज है उसी को आर पार होने देता है सारा चीज आर पार नहीं हो सकता है उसी को क्या कहते हैं अर्धपरागमय। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जैसे कि हो गया छन्नी मतलब कि जो छन्नी होता है चाय छन्नी होता है वो क्या करता है चाय छन्नी बेसिकली क्या करता है उससे आप मानिए कि दूध छान रहे हैं तो जो दूध है वो तो चला जाएगा लेकिन उसमें जो भी कीटाणु है कीटाणु बैक्टीरिया बोले जितने भी जो बड़े बड़े
पदार्थ है वो, मानिए कि आप चाय बना तो क्या हो गया, अदरक हो गया या चाय पत्ती हो गया या पत्ता हो गया, तेज पत्ता हो गया, वो सब क्या होता है ऊपर आ जाता है, लेकिन जो चाय होता है वो नीचे चला जाता है। क्या जो जरूरी चीज होता है वो छन जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रुक जाता है। तो क्या होता है उसको छानने का काम करता है, वो क्या हो गया अर्धपरागमय, मतलब कुछ चीज को जाने दिया कुछ चीज को रोक लिया। तो यहीं पे इसी का अर्थ ये हो जाता है कि अर्धपरागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है, मतलब कि कोई घोल को क्या किया जाए अर्धपरागमय द्वारा उसके पृथक से किया जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है परासरण, क्या होता है, मतलब कि इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। परासरण का अर्थ क्या होता है, फैलना। परासरण का अर्थ क्या होता है, मतलब कि यह क्या अर्धपरागमय से बाहर निकला। जब ये मानिए कि वो जल निकलता है, मतलब कि छन्नी से निकलता है, तो छन्नी से जब निकलता है तो उस वक्त थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जब वहां से गिरता है तो स्पीड में गिरता है। उसी तरह जब परासरण का अर्थ क्या होता है, उसी तरह मानिए कि अगरबत्ती को एक रूम में छोड़ दिए तो क्या होता है वो परासरण होता है, मतलब कि वो तेजी से पूरा रूम में फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि जल स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है, मतलब कि जल स्नेहक जो क्लोराइड होता है उसको जाना जाता है जल स्नेही के रूप में, द्रव स्नेही के रूप में, द्रव विरोधी के रूप में या जल विरोध के रूप में। तो हम समझते हैं कि क्लोराइड क्या होता है। क्लोराइड का अर्थ है कि किसी भी सामान को, किसी प्रोडक्ट के अंदर को घुल जाने को क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं घुल सकता है, लेकिन हम उसके मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते। जैसे कि क्या है, दूध है, क्या है, दूध एक तरह का क्लोराइड है, लेकिन आप पता कर सकते हैं कि हाँ दूध का कौन सा कण दूसरे कण से मिला हुआ है तो पता नहीं चलता, मतलब कि दूध क्या है, दूध एक तरह का क्लोराइड है। और ये क्वेश्चन भी आता है जब पढ़ेंगे तब पूछा जाता है कि दूध क्या है, तो दूध एक तरह का क्लोराइड है। तो आपको एक क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए। तो यहाँ पे यही करा है कि जल स्नेहक क्लोराइड, मतलब कि जो जल स्नेहक क्लोराइड होता है, मतलब कि मानिए कि आप जल में इंक को मिलाए, मतलब कि जैसे ही आप जल में इंक मिलाते देखते हैं कितना स्पीड में मिल जाता है, या आप जल में इंक मिलाए या जल में आप कुछ गैस को मिलाते हो तो क्या तेजी में, मतलब कि वो क्या करता है जल में किसी कोलाइड का मिल जाना, जल में किसी या मध मिला रहे हैं तो क्या होगा वो पूरा मिल जाएगा। तो आपको पता कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे मध है और कहाँ पे जल है। या आप चीनी को मिला रहे, चीनी तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा, मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक तरह से मान के चलिए यदि आप जल में चीनी को मिलाते हैं तो हम आपको देंगे, मतलब कि मानिए कि एक नॉर्मल पानी देते हैं और एक चीनी पानी देते हैं और हम बोलते हैं कि बताइए कि इसमें चीनी कहाँ है, तो आप ऐसा बता सकते हैं, मतलब कि वो पूर्ण रूप से मिल चुका है। यहाँ पे यही करा है कि जल के क्लोराइड को जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में, मतलब क्या करता है वो द्रव को स्नेही के रूप में, मतलब कि अच्छी तरह से खुद में घुला लेता है। मतलब कि ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, ये सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, तब तक हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में करा है कि एक रेडियोधर्मी है, एक रेडियोधर्मी जिसका समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है, यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन क्या होगा। मतलब कि एक रेडियोधर्मी है, एक रेडियोधर्मी है और इस रेडियोधर्मी का क्या है उसका अर्ध आयु है 20 दिन का, मतलब कि एक रेडियोधर्मी का समस्थानिक। यहाँ पे क्या करा है गौर कीजिए, यहाँ पे समस्थानिक कहा है और समस्थानिक समभारिक हम पहले ही लेक्चर में बता दिए थे, अच्छी तरह से समझा दिए थे कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, कहाँ समझाए हैं, हाँ यहाँ पे समझाते कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक के बारे में यहाँ बताते हैं जिसका स्थान सेम हो उसको क्या बोलते हैं, जिसका स्थान सेम हो उसको समस्थानिक बोलते हैं, और जिसका भार सेम हो, यहाँ पे भार सेम है इसको क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। तो समस्थानिक और संभारिक को यहाँ पे अच्छी तरह से समझा दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है, तो इसका अर्ध आयु कितना है 20 दिन का है। और यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है, मतलब कि क्या करें हम वस्तु का 100 ग्राम लेते हैं तो क्या होगा, यदि हम वस्तु का 100 ग्राम लेते हैं तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन है कितना है। तो आप बात कीजिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है अर्ध आयु 20 दिन, मतलब कि अर्ध आयु 20 दिन। तब 20 दिन में क्या हो रहा है, 20 दिन में अर्ध आयु है, 20 दिन में अर्धायु, अर्धायु मतलब कि हाफ। यहाँ पे क्या है कि 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक कितना हो जाएगा, तो 40 दिन में क्या हो जाएगा, 40 दिन में 1/2 इंटू 2 मतलब कि 1/4, 1/4 हो जाएगा। 40 दिन में कितना हो जाएगा, 40 दिन में 1/4 हो जाएगा। और यदि 40 दिन में 1/4 हो जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे यही पूछा है कि समस्थानिक का वजन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो 100 ग्राम को हम क्या करेंगे, यदि हम 100 ग्राम को 1/4 से इंटू करते तो क्या होगा 25 ग्राम, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ाते तो हम बताते हैं कि एक रेडियोधर्मी है, मतलब कि एक रेडियोधर्मी है जिसका समस्थानिक मतलब के स्थान सेम है, उसका अर्धायु, अर्धायु मतलब क्या होता है आधा। तो यहाँ पे क्या किया हम आधा कर दिए तो 20 दिन का आधा हो गया हाफ। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि यदि वस्तु का 100 ग्राम
100 ग्राम यहाँ पे लिए हुए हैं, तो उस 100 ग्राम का लिए जाता है तो 40 दिनों के बाद उस अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना हो जाएगा। तो हम क्या किए, वो मतलब कि 40 दिनों के बाद, तो 40 दिनों में क्या हो जाएगा, यदि 20 दिन में आधा हो रहा है तो 40 दिन में उसके दुगना हो जाएगा, तब 1/2 गुने 1/2। हम इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2, तो 40 दिन में भी आधा होगा, तो 40 दिन में भी आधा होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। और 1/4 को जब हम 100 से, यहाँ कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम से कहते कितना है 25 ग्राम आया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है और एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए, तब तक हम हाँ तो क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन एक सेल के नोड पर होती है जो प्रक्रम होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन की हानि एक उपचयन एक सेल में क्या होता है, सेल मतलब क्या हो गया बैटरी। तो बैटरी में क्या होता है, एक बैटरी में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि मानिए कि एक सेल है, ये क्या है, ये एक तरह का सेल है। तो इस सेल में क्या होगा, सेल में एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सेल में क्या होता है, सेल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। मानिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव, मतलब कि एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की हानि, और एक क्या बना होता है, जो बना होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रम को उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। आप उपचयन और अपचयन को पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का मिलना और हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का हटना, उसको अपचयन बोलते हैं, और अपचयन बोलते हैं और उपचयन बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको उपचयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। मतलब कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक धन तत्व है, सोडियम है, लिथियम है, सीजियम है या पोटेशियम है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक धन आवेशित तत्व, तो मतलब कि धन आवेशित तत्व का अर्थ क्या है, किसके ऊपर सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सोडियम, सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत तत्व, मतलब कि किसी कोई चीज धन होगा या ऋण होगा वो किस पे निर्भर करता है, कोई भी चीज धन होगा या ऋण होगा उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। मतलब कि उसका जो कोवैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निर्भर करता है। यदि उसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको क्या बोलेंगे, धन, मतलब कि पॉजिटिव। और यदि उसके अंतिम कक्षा में कितना 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे ये करा है कि सोडियम की बात करें तो सोडियम के परमाणु कक्षा की बात करें तो कितना होता है 2, 8, 1, मतलब किसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। मतलब कि लिथियम कितने नंबर पे आता है, 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब कि इसका परमाणु संख्या 3 होता है। तो बात करें तो इसका 2 और 1 हो जाएगा, मतलब कि ये भी पॉजिटिव होता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मतलब कि अब बात करें तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है। मतलब कि पोटेशियम को के से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 19 होता है। और यदि इसका परमाणु संख्या 19 होता है तो 2, 8, 10 और 8, 18 और 1, 19, मतलब कि सबका परमाणु संख्या 1 है। सीजियम की बात करते हैं तो सीजियम कितना नंबर पे आता है, सीजियम की परमाणु संख्या बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सीजियम कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हम बताना है कि जो सीजियम का परमाणु संख्या होता है, ये हम बताते हैं कि सीजियम का परमाणु संख्या, तो सीजियम का परमाणु संख्या 55 होता है। सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 55 होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे अधिक धनावेशित भी सीजियम ही होता है। आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि शुष्क बर्फ, मतलब कि जो शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, इसको बहुत बार बता चुके हैं कि शुष्क बर्फ किसका बना होता है। वो ठोस बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है या ठोस बेंजीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो हम बात करें कि जो शुष्क बर्फ होता है वो CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि हीरा है, हीरा क्या है, हीरा एक SiO2, मतलब कि सिलिकॉन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम Al2O3 है, Al2O3 और SiO2 का मिश्रण है या शुद्ध कार्बन है। तो बात करें कि हीरा क्या है, तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है जो sp3, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। क्या बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है।
यदि इसकी परमाणु संख्या की बात करें, कैल्शियम कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या करता है, अपने से अलग 4 से अभिक्रिया कर पाता है, इसी कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। और ये क्या है, कार्बन का प्रूफ है, मतलब कि शुद्ध कार्बन होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है, यदि यह एक प्याले को भर्ती करने में 1 घंटा का टाइम लेती है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा, 7 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट या 59 मिनट। बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए तो क्वेश्चन में क्या करा है, एक जीवाणु है वो कोशिका क्या कर रहा है, पर मिनट अपने आप को विभाजित कर रहा है, मतलब कि 1 मिनट में अपने आप को विभाजित कर रहा है। मतलब कि विभाजित करने का अर्थ क्या है कि वो 1 मिनट में अपने आप को 2 भागों में बांट लेगा। मतलब मानिए कि एक कोई चीज है, मानिए कि एक कोई पार्टिकल है, हम यहाँ पे शेप ले लेते हैं। मानिए कि एक गोला है, ये गोला है, ये पर मिनट में क्या कर रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है। तो ये 1 मिनट में क्या किया, 1 मिनट में अपने आप को 2 भागों में बांट दिया। तो दूसरे मिनट में क्या करेगा, दूसरे भागों में एक तो ये अपना पार्ट अलग करेगा, एक ये अपना पार्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 भागों में हो जाएगा। अब हम बात करें तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मानिए कि एक गोला है, ये गोला है, ये गोला क्या कर रहा है, 1 मिनट में, हर 1 मिनट में अपने आप को विभाजित कर रहा है। तो अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, ये अगले 1 मिनट में 2 बन जाएगा। और अगले दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में क्या होगा, ये भी अपने आप को 1 भागों में बांटेगा और ये भी अपने आप को 1 भागों में बांटेगा। और फिर नेक्स्ट 1 मिनट में, फिर एक नेक्स्ट मिनट में ये अपने इसको, ये इसका पार्ट होगा, ये इसका पार्ट होगा, ये इसका पार्ट ये होगा और इसका पार्ट ये होगा। मतलब कि और फिर नेक्स्ट बार में ये 4 से क्या होगा, मतलब कि आप गौर कीजिए तो हर बार में क्या कर रहा है, खुद को दुगना करते जा रहा है। मतलब कि यदि अभी कितना है, मतलब कि पहले 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा। मतलब कि खुद को क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है एक जीवाणु को उसका प्रति मिनट में क्या कर रहा है, अपने आप को विभाजित कर रहा है, विभाजित करके क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। और जो विभाजित हो रहा है वो भी खुद को विभाजित कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 1 घंटा में खुद को पूरा प्याला भर लेता है। यदि 1 घंटा में पूरा प्याला भर लेता है तो वो अपने आप को कितना मिनट में समय लेगा आधा प्याला करने में। यदि वो आधा प्याला 1 घंटा में कर रहा है तो 59वां मिनट में ना खुद को आधा कर लिया होगा। यदि 59वां मिनट में आधा होगा तो 59वां मिनट में आधा होगा तो नेक्स्ट मिनट में क्या करेगा, जो आधा था वो आधा खुद को पूरा बांटेगा और पूरा बांट के क्या करेगा, प्याला भर लेगा। तो मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 59 मिनट। मतलब कि 59वां मिनट में प्याला भर लेगा। लेकिन जो बिना थ्योरी के सोचेगा, बिना ऐसे ही बिना कॉमन सेंस के लगाएगा तो क्या मार के आएगा, 30 मिनट। और 30 मिनट मार के आते हैं लोग और अपने 1 मार्क्स को इतना इजी क्वेश्चन, और मतलब कि क्या करना है, इजी तो नहीं बोल सकते, थ्योरेटिकल। आप जितना ज्यादा थ्योरी लगाते हैं, ये मानिए तो एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। जितना आपका कॉमन सेंस आप कहां तक सोच सकते हैं, इस पे ये दे रहा है। सी मार्क के लोग आते हैं और क्या हो जाता है, सी मार्क क्या आता है और उसका ऑप्शन क्या हो जाता है, 1 नंबर वहीं पे कट जाता है। मतलब कि ऑप्शन डी 59वां मिनट पे क्या होगा, और 59वां मिनट कैसे हुआ आपको बता देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। मतलब कि वो पर मिनट में क्या कर रहा था, पर मिनट में खुद को विभाजित कर रहा था। मतलब कि मानिए कि सबसे पहले ये था तो ये खुद को विभाजित करके क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया, तो इसमें किया, ये भी खुद को 2 भागों में विभाजित किया होगा, तो ये इसमें किया और ये इसमें किया, और ये चारों भी खुद में विभाजित किया होगा, तो ये इसको किया, ये इसको किया, ये इसको किया और ये इसको किया। अब नेक्स्ट मिनट में ये भी तो खुद को, ये 8, ये भी अब 8 बनाते, ये भी 8 अलग अलग भागों में बांटेगा। इस कारण से आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, राइजोबियम, ऑटोबैक्टर, क्लाइस्ट्रिडियम या स्पेक्ट्रोक्सिस। मतलब कि कौन सा, मतलब कि क्वेश्चन में क्या करा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है। तो मतलब कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का अर्थ क्या है, आप जो दलहनी पौधे देखे होंगे, उस दलहनी पौधे में क्या होता है, राइबोजियम नामक एक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, राइबोजियम नामक एक जीवाणु होते हैं जो उसके क्या है पाए जाते हैं, उसके जड़ में पाए जाते हैं। मतलब कि जो उसका जड़ होता है उसमें राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और जीवाणु बेसिकली क्या करता है, हमारे जो वायुमंडल है, हमारा जो वातावरण है, उसे डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को क्या करता है, डायरेक्ट वायुमंडल से लेता है और उसको क्या करता है, उसको स्थिरीकरण कर देता है। किसमें करता है, तो वो मुख्य जीवाणु मिट्टी में उसको स्थिरीकरण देता है। और वो जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये करता क्या है, ये वातावरण से
वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और वो डायरेक्ट क्या करता है, पेड़ पौधों को दे देता है। और जैसे ही पेड़ पौधा मतलब कि वो दलहनी पौधा हमारा हो गया, उस दलहनी पौधे को उखाड़ देते हैं, तो राइबोजियम जितना भी होता है वो नाइट्रोजन को होता है क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। मतलब कि वो जो कंपाउंड होता है माने कि एक तरह का ऑर्गेनिक खेती की तरह ये काम आता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, क्या है, श्वेत सर, ग्लाइकोजोन, लिग्निन या ग्लाइकोजोन एवं तेल की गोलिका, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ, तो जितने भी फफूंदी होते हैं वो किस तरह से अपने खाना को करते हैं, वो किसी दूसरे जीव जंतु पर, पेड़ पौधे पर या सड़े पदार्थ से क्या करता है, वो खुद को भोजन को अवशोषित करके खुद को बनाता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो खुद का भोजन खुद से नहीं बना सकता है। तो क्या करता है, दूसरों से वो भोजन को ले लेता है और किसके रूप में, वो ग्लाइकोजोन के रूप में खुद में रखता है, और ग्लाइकोजोन के साथ साथ वो तेल की गोलिकाओं के भी रूप में रखता है, मतलब कि वो ग्लाइकोजोन और तेल की गोलिका के रूप में रखता है। मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, तो ग्लाइकोजोन दिया हुआ है लेकिन ग्लाइकोजोन के साथ साथ वो तेल की गोलिका, मतलब कि वो एक क्या कहते हैं, पॉकेट के रूप में बना लेता है। मतलब कि जो तेल की गोलिका होती है, यहाँ पे जो दिया हुआ है तेल की गोलिका, उस तरह के पॉकेट में बना के क्या कर लेता है, वो अपने भोजन को संचित कर लेता है। मतलब कि वो हमेशा तो भोजन दूसरे जीव से करेगा नहीं, मतलब कि कुछ देर के लिए खुद का भोजन किसके रूप में रख लेता है, तो तेल की गोलिका, मतलब कि ग्लाइकोजोन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए आपको हाथी करने के लिए, भटकाने के लिए ग्लाइकोजोन सिर्फ अकेले दे दिया है आपको। ग्लाइकोजोन क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन को भी सही तरीका से देखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से समझने के बाद ही ऑप्शन को मारना है, वरना साइंस में कुछ सॉल्व करने वाला तो उतना आता नहीं है। मतलब कि न्यूमेरिकल्स 2 से 3 मार्क्स का आ गया बहुत है, हमको नहीं लगता कि उतना नहीं आता है। आप देखते होंगे हर एक थ्योरी में कितना ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आता है या 3 क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा थ्योरी से कोई आता नहीं है। क्वेश्चन क्या करता है, वो क्वेश्चन में ऑप्शन में या उलझाएगा आपको या आपको क्वेश्चन को घुमा के देगा। तो आपको क्या करना है, साइंस में बेसिकली यही होता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अफीम पाया जाता है, अफीम कहाँ पाया जाता है, कॉफी अरेबिक्स में, कैनाबिस साइटिस में, थिया सिंथेसिस में या पापोर सेमनीफ्रेम से। तो ये जो अफीम पाया जाता है, ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ पापोर सोमोनिफेरम्स में, ये क्या होता है, ये एक तरह का अफीम है जो अफीम का उपयोग क्या किया जाता है, तो अफीम लोग नशा के रूप में भी उपयोग करता है, इसके अलावा इससे दवाई बनाई जाती है। मतलब कि दवाई बनाई जाती है, लेकिन इसका जो दवा होता है वो डॉक्टर के सलाह से लिया जाता है। मतलब कि यदि आप बिना डॉक्टर के सलाह से लेते हैं तो क्या होगा, आपको नशा हो सकता है। इसके अलावा बात करें, जो अफीम से दवा बनता है वो बेसिकली किस चीज का बनता है, या आपके शरीर में किसी भी तरह का ऑपरेशन के समय जो सूजन हो जाता है तो उसको दर्द निवारक के रूप में जो दवाई दिया जाता है वो अफीम का होता है। मतलब कि अफीम का कुछ असर होता है, या खांसी के भी दवा में कुछ में क्या किया जाता है, अफीम का कुछ मात्रा बनाया जाता है। और ये पापोर क्या है, ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है, केजी मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है। तो त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, वेलोसिटी को किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो सेकंड मीटर पर सेकंड और टाइम पहले से भी है तो सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप जानते होंगे कि मीटर को हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और किलोमीटर, मतलब कि हम मीटर किस बेसिकली किस में नापने के लिए आता है, तो वो मीटर को हम किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये सब में दिया हुआ सही है। उसके अलावा स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया है, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा मात्रक नहीं है, तो ये मात्रक नहीं हो सकता है, बाकी सब क्या हो सकता है, मात्रक हो सकता है। तो आई थिंक आज हम क्या किए, आज हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार डीएलएड 2026 के सेट 11 से किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और आप कितने स्कोर किए, क्या करें, आप जितना भी स्कोर किए हो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। और क्या करना है कि सॉरी, आप कितना स्कोर किए आपको क्या करना है, कमेंट में बताना। इसके अलावा आपको फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम कहाँ पे, मतलब कि हमको पढ़ाने में कहाँ सुझाव, आपको किसी भी तरह के हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम आता है उसको सुझाव भी आप वहां पे दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।